साथ साथ भूमि चयन एवं उसकी तैयारी, पोषक तत्व प्रबंधन इत्यादि के बारे में कल के अंश में जानकारी ली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बुआई की उचित तकनीकों को अपनाने के साथ साथ अच्छी उपज के लिए खड़ी फसल का भी देखरेख प्रबंधन आवश्यक होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियाएं एवं लगने वाले कीट एवं रोगों का प्रबंधन करना होता है। परंतु इन क्रियाओं एवं प्रबंधनों को कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी का होना आप किसान भाइयों के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि बुआई यदि आप उचित तकनीकियों को ध्यान में रखकर करते हैं और खड़ी फसल में सस्य क्रियाओं के प्रति लापरवाह बने रहते हैं तो ऐसी दशा में फसल को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि फसल की बढ़वार अवरोधित होगी और जब बढ़वार अवरोधित होगी तो उपज कम प्राप्त होगी। इसलिए अच्छे उत्पादन के उद्देश्य से हल्दी की खेती में इन तकनीकियों को कैसे अपनाना है, जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, हल्दी की वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत कार्यक्रम के कल के अंश में आपने देखा कि हल्दी की उन्नतशील प्रजातियां, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, बुआई की विधि तथा दक्षिण के प्रांतों जैसे आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा अपनाई जा रही नई तकनीक, हल्दी की नर्सरी तैयारी एवं रोपण विधियों को जाना। कार्यक्रम के आज के अंश में जानेंगे कि बुआई के उपरांत क्या क्या विधियां हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बुवाई के बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए सूखी घास, पत्ती या भूसे को बिछावन के रूप में प्रयोग करें। ऐसा करने से जमाव 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है। इसकी देखभाल, गर्मियों में फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई से वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक 4 से 5 सिंचाइयां कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद प्रत्येक 20 से 25 दिन के अंतर पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी उपज के लिए खेत का खरपतवार रहित होना आवश्यक होता है। इसके लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई पर्याप्त रहती है, क्योंकि बाद में फसल बढ़कर भूमि को ढक लेती है और खरपतवार नहीं उग पाते हैं। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा शेष मात्रा इसके 1 माह बाद प्रति हेक्टेयर की दर से कतारों के बीच में डाल देनी चाहिए। भूमि में उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इससे कंदों के बढ़ने में सुविधा रहती है, साथ ही जल निकास में भी सुधार होता है। फसल पर प्रायः थ्रिप्स कीट का प्रकोप होता है, जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर डाइमेथोएट 30 EC को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा छिड़काव भी करें। इसके अतिरिक्त फफूंद जनित पर्ण रोग बीमारी, जिसके प्रकोप से पत्तियों पर पीले धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में भूरे होकर सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स के 0.3% घोल का अगस्त एवं सितंबर माह में छिड़काव करें। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर हल्दी की विभिन्न फसलों के परिपक्व होने का समय 6 से 9 माह का होता है। अतः फसल बुआई के 240 दिनों पश्चात पत्तियों को काट देना चाहिए। पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई अवश्य बंद कर देनी चाहिए तथा पत्तियों की कटाई के 8 दिन बाद खुदाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे प्रदेश में हल्दी की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाती है, किंतु कुदाल अथवा फावड़े के द्वारा खुदाई करने पर कंदों के कटने फटने की संभावना ज्यादा रहती है। अतः अगर आप बेड बनाकर हल्दी की बुआई कर रखे हैं तो आप ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा खुदाई भली प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, खुदाई के बाद मात्र कंदों को छांटकर अलग कर लें तथा उनसे जुड़े अन्य कंदों को अलग कर छांट लें। अब बात आती है प्राप्त कंदों को उबालने की। तो महाराष्ट्र के कृषि संशोधन केंद्र, जिला सांगली एवं नवशक्ति इंजीनियरिंग MIDC कुपवाड़ा में संयुक्त रूप से वाष्प द्वारा हल्दी पकाने का यंत्र विकसित किया गया है। इस यंत्र के प्रयोग से प्राप्त हल्दी में पानी का अंश 80 से 90% तक रहता है और कुरकुरमीन की हानि नहीं होती। यह यंत्र पानी उबलने के 20 मिनट बाद 1 ड्रम हल्दी पकाकर निकालता है। कंदों को 3 से 4 दिन तक सुखाने के बाद इसे प्रोसेसिंग करना चाहिए। 100 किलोग्राम गीली हल्दी से 20 किलोग्राम सूखी हल्दी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने पर किसान भाइयों, आपको अपनी हल्दी की फसल से आशा अनुरूप आय की प्राप्ति होगी।
सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगा रखी होगी, वह इस समय फलन की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें इस समय कुछ सस्य प्रबंधन कार्यों को अमल में लाना आवश्यक होता है, जैसे कि खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन, पौधों को सहारा देना तथा फसल को कीट एवं रोगों से मुक्त रखना इत्यादि। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इन सस्य प्रबंधन कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि उनकी फसल जल्द ही अनेक कीट व रोगों की चपेट में आ जाती है और फसल कमजोर हो जाती है, जिससे कि आने वाले समय में फसल से कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त टमाटरों की प्राप्ति होने से उन्हें बाजार में वह लाभ नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए। अंततः किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में वर्तमान में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं एक कृषक भुवनेश्वर वर्मा से। टमाटर का जानकारी देना चाहता हूँ किसान भाई को। इस टमाटर हम जो देख रहे हैं आज 2.5 महीना का हो गया है। अब हमारा 15 दिन का जैसे इस टमाटर हो जाता है तो हम एक 1261 हाथ का नाम है 5 किलो 1 एकड़ के डोज में हम चलाए इसको। 15 दिन के बाद इसमें हम M45 और ब्लाइटेक्स का दवाई का छिड़काव किए। उसके बाद जैसे फल चालू हुआ तो फिर हम ड्रिप में रोज का 1261 और 1919 और 05234 अभी तक चलाया इसको। आज ये फल के स्टेज में है। आज हमको 5 तोड़ाई हो गया, डेली इसका तोड़ाई चल रहा है और डेली का 2 घंटा पानी और खाद साथ में चल रहा है। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं एक विशेषज्ञ से। टमाटर की खेती बहुत ही लाभकारी है। तो अभी इस समय इस हल्की हल्की सिंचाई कर देते हैं। जैसे आपने ड्रिप लगाया होगा तो ड्रिप से हल्का सिंचाई कर, जिससे कि टमाटर खराब नहीं होगा। तो अभी इस समय इस 50% तुड़ाई होने के बाद कुछ फंगल डिसीज, तो अपन को सबसे पहले आप लोगों को ये गांठ बांधनी है, फंजीसाइड का स्प्रे करना ही है। जैसे कि अब रेडोमिल का स्प्रे कर दिया तो डाइथेन M45 के बाद Z78, जो भी मतलब कि मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन एक तरह का फंजीसाइड उनको बार बार यूज नहीं करना है, उनको बदल के स्प्रे करना है। 15 दिन के अंतराल से जब तक आपकी फसल खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको स्प्रे करना ही। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें जो कीड़े आते हैं, कीड़ों में अब देखते हैं कि रस चूसक कीड़े आते हैं। रस चूसक कीड़े जो होते हैं ये रस तो चूसते हैं, साथ में एक लिटिल लीफ आप टोमेटो मतलब कि पत्ती का छोटा छोटा हो जाना, मतलब पौधा गुच्छे के रूप में दिखाई देता है छोटी छोटी पत्तियों में, मतलब कि विषाणु रोग कहलाता है। ये चुर्रा मुर्रा भी कहते हैं। सबसे पहले तो चुर्रा मुर्रा को पहले उखाड़ के आप बाहर निकाल के जला दीजिए या फिर कहीं से दफना दीजिए। अगर ये इसके बाद अगर कहीं भी दिखता है तो अपन को रस चूसक कीड़ों को कंट्रोल करना चाहिए। रस चूसक कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले हमको नीम तेल का उपयोग करना चाहिए। नीम तेल जो होता है उसको 50 ml पर जो आपका वो गैलन होता है, छोटा वाला स्प्रे होता है, उसमें मिलाकर स्प्रे करते रहना चाहिए। इसके अलावा साइपरमेथ्रिन, इमिडाक्लोप्रिड है, जो भी मार्केट में अवेलेबल अच्छी दवाएं हैं, उनको बदल कर इस 15-20 दिन के अंदर में लगातार स्प्रे करते रहिए। इससे आपकी टमाटर की फसल सुरक्षित रहेगी और लाभ अच्छा मिलेगा। एक और कीट की बात करूंगा जो इल्ली जो आप लोग देखते होंगे, चने की इल्ली। ये क्या करता है, ये चने की इल्ली इसमें छेद करता है, उसमें अंदर घुस जाता है। क्या होता है, जिन फलों में इसने छेद करके अंदर खाया है वो फल पूरा सड़ जाता है और सड़ने के बाद नीचे गिर जाता है। ये उससे निकलकर दूसरे फल में घुसता है। तो अपन को ये करना चाहिए कि जो भी छेद किए हुए फल हैं इनको तोड़ के बाहर नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सड़े हुए फल नीचे गिरेंगे तो ये फंगस फैलाएंगे और अगली क्रॉप सीजन में यही फैलेगा। इसके अलावा 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर खेत में लगा दें एवं 15 दिनों के अंतराल से फेरोमोन ट्रैप का ल्यूर बदलते रहें एवं इसी के साथ साथ प्रकाश प्रपंच का भी प्रयोग करें, जिससे कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर नष्ट हो जाएंगे। और यदि कीटों का प्रकोप फसल में आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तभी रासायनिक दवा का छिड़काव करें। कीट के नियंत्रण के लिए क्विनोलफॉस की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। हाँ, तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई जो छोटी छोटी बातें अगर आप इनको अपनाएंगे तो टमाटर की फसल से बहुत सारा उपज मिलेगा, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में।
VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। फलों उद्यानिकी के अंतर्गत आम के बागान प्रदेश में काफी व्यापक क्षेत्रफल पर देखे जा सकते हैं और जैसा कि इस समय आम के बगीचों में मटर के दाने के आकार फल लग चुके हैं, जो कि कुछ समय पश्चात बड़ा आकार धारण कर लेंगे। ऐसे में इस अवस्था पर बाग की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि फल बाग में अधिक से अधिक संख्या में रुक सके, क्योंकि देखा जाता है कि बाग में फल झड़ने की एवं फल फटने की समस्या देखी जा सकती है और इस प्रकार की समस्या जिस बाग में आएगी उस बाग में भविष्य में फल काफी कम देखे जा सकते हैं। समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, इस समय कुछ बीमारियों की भी समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आप किस प्रकार करें अपने आम के बगीचे की देखभाल, इस संदर्भ में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ से। किसानों ने बगीचे लगा रखे हैं, उसमें इसमें अभी मोड़ आ रहे हैं और फूलों से फल संचित हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप ये बगीचा देख रहे हैं, इसमें फूलों से ये आम के फल बनने लगे हैं और मटर के दाने के बराबर अभी फल है। जब फूल आते हैं उसमें किसानों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि एक तो उसमें किसान भाई पानी नहीं पिलाए बगीचे को, और जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए तो किसानों को फिर पानी पिलाने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए और फिर पानी के अंदर अंतर नहीं आना चाहिए जब तक कि फल मैच्योर न हो जाए, क्योंकि यदि पानी में कमी आती है गर्मी के माह में तो फलों का जो आकार है और क्वालिटी है वो उचित आकार के नहीं बैठेंगे, उचित आकार के नहीं आएगा। इसके अलावा अप्रैल माह के अंदर किसान भाई यूरिया की जो सेकंड डोज है उम्र के हिसाब से 100 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक प्रति पौधे के हिसाब से किसान पूरे थावले में डाल के और इसका पानी पिला सकते हैं। तो इस तरह यूरिया की सेकंड डोज देने से फलों की जो आकार है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जब फूलों के मोड़ आते हैं, कई बार पाउडरी मिल्ड्यू यानी छाछिया बीमारी या एंथ्रेक्नोज बीमारी का भी प्रकोप फूलों के ऊपर हो सकता है। यदि इस तरह की समस्या हो तो छाछिया बीमारी से फूलों को और फलों को गिरने से बचाने के लिए सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। और एंथ्रेक्नोज का प्रकोप है जिसमें पत्तियों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और मोल्ड काला काला हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए किसान भाई बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 बार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करके इस बीमारी से फूलों को और फलों को गिरने से बचा सकते हैं। यदि फिर भी फल गिरने की समस्या ज्यादा हो तो प्लेनोफिक्स हार्मोन 5 ml 15 लीटर पानी के अंदर मिला के किसान भाई इसका छिड़काव करके फूलों को अधिक मात्रा में गिरने से बचा सकते हैं। वैसे तो आम के अंदर केवल 1 से 2% फूल ही सेट होते हैं, संचित होते हैं, बाकी सब फूल गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यदि फूलों की समस्या गिरने में आ रही हो तो आप किसान भाई इन चीजों को अपना के और अपने पौधों के ऊपर उचित मात्रा में फल संचित कर सकते हैं। इसके अलावा आम के अंदर कई तरह के कीड़ों का भी, होपर का, माइट्स का, थ्रिप्स का, एफिड्स का आदि का भी प्रकोप हो सकता है। चूसने वाले कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करते हैं तो 5 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। डाइमिथाइड का करते हैं या मेटासिस्टोक्स का करते हैं तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माइट्स की समस्या हो तो कोई भी एक्केरीसाइड जैसे इथियोन है या ओमाइट है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई छिड़काव करके फलों को बचा सकते हैं। तो इन कीड़ों से बचाव के लिए भी कीटनाशक का छिड़काव करके और फलों को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि जो अपनी फलों की क्वालिटी है वो अच्छी रहे और अच्छा बाजार के अंदर इसमें भाव मिले। मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्यों पर जानकारी।
मौसम आधारित एकीकृत कृषि परामर्श सेवा योजना, भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विभाग जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर एवं रायपुर के अनुसार इस हफ्ते की कृषि सलाह। किसान भाइयों को सलाह है कि पकी हुई चने एवं गेहूं की फसल को काटकर खलिहान में एकत्रित कर संरक्षित करें। चना, अरहर, मटर एवं मसूर की फसल की कटाई के लिए आवश्यक तैयारियां करें। फसलों की गहाई के समय थ्रेसर का RPM फसलों के अनुसार सेट करें, जिससे दाने न टूटें। फसल की कटाई के बाद जिन किसान भाइयों को फलोद्यान लगाना है, उनको अपने खेतों में मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। गेहूं में कंडवा रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर पॉलिथीन में भरकर गड्ढे में जलाकर नष्ट कर दें। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की शीघ्र बुआई हेतु खेत की तैयारी करें। पिछले दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है, अतः नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के घोल का 100 ppm की दर से छिड़काव करें। पौधों में हल्के नींदाई गुड़ाई कर खाद एवं उर्वरक दें। हॉपर के नियंत्रण के लिए तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी लगाएं। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर, डायबैक व कीटों की रोकथाम के उपाय करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी एवं बरबटी की फसल में कीट एवं व्याधियों का निरीक्षण करते रहें एवं आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करें। सब्जियों में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग कर हल्की गुड़ाई एवं तैयार मटर फसल की तुड़ाई करें। प्याज एवं आलू व लहसुन की तैयार फसलों की खुदाई कर उचित स्थान पर भंडारण करें। बादल युक्त मौसम बने रहने के कारण कद्दू वर्गीय सब्जियों एवं भिंडी में लाल भ्रंग एवं बीटल्स आदि पत्ती कुतरने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान या क्विनोल फास्ट पाउडर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। सब्जियों के खेतों का निरीक्षण करें एवं कीट प्रकोप होने पर आवश्यकता अनुसार मेलाथियान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करें। आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, अतः अपने पशुओं को छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं का निरीक्षण करते रहें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साबुदाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। पिछले दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण खुरपका, मुहपका एवं एक टंगिया रोग के फैलने के आसार हैं। बीमारी का टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह से करवाएं। खाली पड़े हुए खेतों में पशुओं के लिए हरे चारे की मई, जून एवं जुलाई माह में उपलब्धता हेतु शीघ्र जुताई कर ज्वार चरी की बुआई करें। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय करें। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम करेली, जिला नरसिंहपुर के कृषक बिहारी लाल ठाकुर ने। यह गेहूं की कटाई के बाद खाली हुए खेत में तैयार गन्ने के पौध की रोपाई प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो बिहारी लाल ठाकुर जी, आपकी जानकारी तो प्रस्तुत है, कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आमतौर पर वसंतकालीन गन्ने की फसल की बुआई फरवरी से लेकर मार्च तक की जाती है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश किसान भाई गेहूं कटाई के उपरांत गन्ने की बुआई का कार्य करते हैं, जो कि गन्ने के जमाव एवं कल्लों के फुटाव हेतु अनुकूल समय नहीं होता तथा बुआई में देरी होने के कारण गन्ने की बढ़वार के लिए आवश्यक समय नहीं मिल पाता है। अतः ऐसी समस्या से बचने के लिए SRI तकनीक का विकास हुआ। इस विधि में गेहूं कटाई के 30 से 45 दिन पूर्व प्लास्टिक ट्रे में गन्ने की नर्सरी उगाने हेतु पहले गन्ने से बड निकालने वाली मशीन से 1 आंख वाली बड को निकालते हैं। उसके उपरांत 1 आंख वाली निकाली गई बड को 10 मिनट तक 10% एरिटान के घोल में बीज उपचार करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक ट्रे में बने खानों में समान रूप से रखते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट को ऊपर से खानों में भर देते हैं। यदि कोकोपीट की उपलब्धता न हो तो सड़ी गोबर की खाद या सड़ी घास फूस या पत्तियों की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तापमान कम होने की दशा में त्रिपाल से ढकते हैं और जमाव के उपरांत इसे हटा देते हैं। उसके उपरांत समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं जिससे नमी का अभाव न हो। जब आपकी नर्सरी 30 से लेकर 45 दिनों की अवस्था पर हो जाए तब उसे मुख्य खेत में लगाते हैं, जिसमें प्रति एकड़ रोपाई हेतु 4000 पौधों की आवश्यकता होती है और इन 4000 पौधों को तैयार करने के लिए मात्र 60 से 80 किलोग्राम गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रजातियों की बात की जाए तो अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त किसी भी प्रजाति का किसान भाई इस विधि में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियों के नाम इस प्रकार हैं। इस विधि में एक पौधे से औसतन 15 से 20 कल्ले निकलते हैं, जो कि बाद में 9 से 10 रह जाते हैं और प्रति गन्ने का वजन 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक का आता है। इस प्रकार से बोई गई गन्ना की फसल से सभी किए जाने वाले शस्य प्रबंधनों एवं पौध सुरक्षा उपायों को अपनाकर परंपरागत बोई गई गन्ने की अपेक्षा 15 से 20 टन के स्थान पर अपने प्रदेश में 35 से 40 टन प्रति एकड़ का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जो किसान भाई इस तकनीक को अपनाना चाहते हैं या पौध प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान भाई यदि नजदीक में शुगर मिल्स स्थापित है तो उनसे संपर्क कर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा था ग्राम खुर्द जिला भिंड के कृषक जयंत धाकड़ ने। यह स्वचालित सूक्ष्म टपक सिंचाई विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जयंत धाकड़ जी आपकी जानकारी तो प्रस्तुत है। कार्यक्रम का यह अंत। हमारे किसान भाई जैसे विभिन्न फसलें लगाते हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। भी अलग फसल की अलग पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, अलग पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उसी को भी कंट्रोल करने के लिए इसमें डिफरेंट प्रोग्राम लगभग हम 90 प्रोग्राम इसमें बना के डाल सकते हैं। तो कितनी देर कितनी मात्रा में और कब कब कितना पानी किस फसल को देना है हम सेक्टर वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बार इसके अंदर फीड कर दिया, 15 दिन के इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं हम, और 15-15 दिन के इंटरवल पे अपने आप ऑटोमेटिक उस सिस्टम को ये चलाता रहेगा। इस सिस्टम को अगर इंटरनेट के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में इसको कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है और इससे मॉनिटर हम कर सकते हैं। इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक यूनिट है, ये जो कंट्रोल पैनल है ये ऑटोमाइजेशन यूनिट है। तो ये वेंचुरी सिस्टम इससे के साथ जुड़ा हुआ है और इस वेंचुरी में हमारे कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं, जो उसमें एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद में कि कितनी मात्रा में खाद देनी है और कितनी मात्रा में पानी देना है और कब कब देना है। इस विधि द्वारा जो ड्रिप इरिगेशन हमने यहाँ इंस्टॉल करवाया है उसमें 3 मुख्य पार्ट हैं। फील्ड के अंदर ड्रिप लाइन्स लगी हुई हैं जो कि मेन लाइन और सब लाइन से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा फिल्टर यूनिट है या टैंक के जो फर्टिलाइजर टैंक हैं वो हैं, और तीसरा हिस्सा है ये फुल्ली ऑटोमाइजेशन कंट्रोल यूनिट है। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके हम इस पानी का जो प्रबंधन है वो उचित तरह से कर सकते हैं। जो हमारे पारंपरिक तरीके के स्टार्टर थे उन स्टार्टर को ही इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को इससे जोड़ दिया गया है। जो पारंपरिक तरीके का स्टार्टर है उसका कंट्रोल अब ये मॉनिटर कर रहा है। इस मॉनिटर में प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें जैसे ही हमने रिक्वायरमेंट दे रखी है उसी के हिसाब से अपने आप इसको ऑटो स्विच करेगा, ऑटो ऑन ऑफ करेगा, और इससे कनेक्शन है वो सारे हमारे कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं। कंट्रोल पैनल के साथ मेन लाइन के साथ हमारे सोलेनॉइड वाल लगे हुए हैं। उन सोलेनॉइड वाल के साथ हमारी वायरिंग के द्वारा ये तार जुड़े हुए हैं वो जो कंट्रोल पैनल में आ रहे हैं। तो इसमें एक बार प्रोग्राम बना दिया तो वो सोलेनॉइड वाल को ये कब ऑन करना है कब ऑफ करना है वो यहाँ से इसका जो कंप्यूटर है वो डिसाइड करेगा और उसी हिसाब से ये ऑन ऑफ करता है। ये वेंचुरी जो लगी हुई है इस वेंचुरी को भी हमने कंप्यूटराइज्ड वाल सिस्टम के द्वारा फर्टिलाइजर टैंक से जोड़ रखे हैं। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे फर्टिलाइजर और डिफरेंट टाइप के जो पोषक तत्व है या दवाइयां वो हम इससे दे सकते हैं। वहां जो मॉनिटर लगे हुए हैं हमारे मीटर लगे हुए हैं जो वो मॉनिटर करते हैं कितनी मात्रा में खाद आई है, कितनी मात्रा में पानी के साथ ये तत्व हमने एक बार स्टॉक सॉल्यूशन बना के डिफरेंट फर्टिलाइजर टैंक है उनको भर दिया। वो यहाँ से इसको क्वांटिटी को और क्वालिटी को दोनों को कंट्रोल करेगा। अगर पीएच हमारा ज्यादा बढ़ गया तो ये पानी की मात्रा ज्यादा चलाएगा, अगर पीएच कम है तो ये फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा चलाएगा। तो ये अपने आप कंट्रोल पैनल है वो सेंसर इसमें लगा हुआ है वो इसको मॉनिटर करेगा। इस वाल को हमने खेत के अंदर
मेन लाइन है उसके साथ अटैच कर रखे हैं। सोलनाइड वाल हैं जो ये ऑटोमेटिक यहाँ कंप्यूटर का जो कंट्रोल पैनल है उससे कंट्रोल हो रहा है। इसकी जो ये आप वायरिंग देख रहे हैं ये वायरिंग के द्वारा कंट्रोल पैनल से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से मेन लाइन के साथ इंटरनल ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं ये सारी फील्ड से जुड़ी हुई है और वहीं से वायरिंग हमारी इस कंट्रोल पैनल में आई हुई है। तो सारे वायर से यहाँ कंट्रोल हो रहा है। ये डिफरेंट फर्टिलाइजर टैंक्स हैं, इसमें अलग अलग पोषक तत्व है और दवाइयां डाल के उनको एक बार प्रोग्राम बना दिया, उसके साथ अपने आप ये कंट्रोल पैनल है वो यहाँ से सक करेगा और जितनी मात्रा में हमने प्रोग्राम बनाया है उसी के हिसाब से क्रॉप को डिलीवर करेगा। ये जो हमारा यूनिट है ये जुड़ा हुआ है हमारे वाटर के सोर्स से, जो एक टैंक भी हो सकता है, एक ट्यूबवेल भी हो सकता है। वहां से पानी हमारा पहले स्क्रीन फिल्टर में आएगा, स्क्रीन फिल्टर से ग्रेवल फिल्टर में आएगा, ग्रेवल फिल्टर में कोई भी इम्प्योरिटीज रहेगी तो वो हमारे डबल डिस्क फिल्टर इसके थ्रू जाएगा। तो 3 स्टेज पे इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो पानी हमारा लगभग शुद्ध, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं हो, वो पानी हमारी ड्रिप लाइन्स में जाता है। आप देख सकते हैं बीज मसाला फसलें हमने ड्रिप इरिगेशन पे लगा रखी हैं। इसके डबल एडवांटेज हो रहे हैं कि एक तो हमारी जो पौधे हैं उनकी जड़ों को जो पोरस स्पेस है वो मिलता है, जिससे कि उनकी जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। साथ साथ जो पानी है हमारा वो ड्रिप लाइन के द्वारा इसमें पौधों को दिया जा रहा है। पानी और पोषक तत्व दोनों पौधे की जड़ों में जा रहे हैं, जिससे कि जो हम खाद देते हैं इन फसलों में उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, साथ साथ में पानी की आवश्यकता वो कम हो रही है। इस विधि द्वारा लगभग 50 से 60% तक की पानी में बचत होती है। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। रतलाम में आज से 24 घंटे बिजली सेवा की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी करेंगे अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ। चीन की तरह होना चाहिए मध्य प्रदेश का विकास, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। स्वरोजगार को अपनाकर युवा दें राज्य के विकास में योगदान। राजधानी स्थित बंगले पर उमा भारती का हुआ जोरदार स्वागत। पार्टी उपाध्यक्ष बनने पर पहली बार आई भोपाल, बोली पार्टी की जिम्मेदारी को करूंगी पूरा। उज्जैन में खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत पर सस्पेंस अब भी बरकरार। पुलिस के हाथ लगी हादसे को अंजाम देने वाली टाटा मैजिक, जांच जारी। और नरसिंहपुर जिला अस्पताल में एक ही योजना का 2 बार हुआ लोकार्पण। चुनावी साल में जनता के बीच हीरो बनने के लिए भाजपा कांग्रेस में मची होड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात मध्य प्रदेश बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर रतलाम से, जहां आज से 24 घंटे बिजली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी रतलाम में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ करेंगे। रतलाम में 24 घंटे बिजली सेवा से अब जुड़ने वाला राज्य का 8वां जिला होगा। कार्यक्रम की शुरुआत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में दोपहर 3:30 बजे होगी, जिसमें राज्य के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल, वन मंत्री सरताज सिंह भी शामिल होंगे।
रतलाम में इस योजना के क्रियान्वयन में 110.77 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से जिले के 1053 गांवों को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री